हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मेड इजी। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आने के आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका इकोनॉमिक्स में हो चाहे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हो, बी कॉम एम कॉम दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये एक पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई, ठीक है, ये जो है वो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, किसके लिए? हमारे कंट्री में रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को और क्रेडिट को, ठीक है। मनी सप्लाई को और क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो है वो आरबीआई कुछ स्टेप्स लेता है, ठीक है, वो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मेंशन्ड होते हैं। इसके थ्रू वो पूरी इकोनॉमी के ग्रोथ को, ठीक है, उसमें जो इन्फ्लेशन वगैरह हैं उनको भी कंट्रोल करता है ताकि हमारा जो है वो इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल हो, इकोनॉमी ग्रो भी करे, कैपिटल भी फॉर्म हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, वो जो है आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये रेगुलेट करना चाहते होते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, मतलब कि जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उसको भी कंट्रोल में रखती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिसके साथ कि ये बैंक्स के लिए बेसिकली ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि फाइनेंशियल जो सिस्टम है, ठीक है, उसके थ्रू ही ये हमारा जो भी हमारी मनी सप्लाई है सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या क्या है, ये क्या क्या करती है इन्फ्लुएंस? ये इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई को, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को या कॉस्ट ऑफ मनी, वही आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन को ही, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को, ठीक है, फिर उसके बाद मनी सप्लाई को और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होता है, ठीक है। एंड देन सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे जो है वो इसे एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे इन्फ्लेशन का ही आ जाता है कि इसको जो है वो प्राइस कंट्रोल करना होता है और क्रेडिट कंट्रोल करना होता है ताकि इन्फ्लेशन जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहे। कंट्रोल्ड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होनी है, ग्रोथ को जो है वो हमने प्रॉपरली इंश्योर करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो लेकिन स्टेबिलिटी भी हो इन द इकोनॉमी। तो दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, to accelerate the process of economic growth and second is controlled expansion। हाँ जी, सो अब हम करेंगे हमारी मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने मीनिंग कर लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, फिर उसके बाद आ जाएगा मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसमें हमने दो तरीके के देखने हैं, एक आ जाएंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक आ जाएंगे क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिटी वाइज हम उसमें बेस पे करेंगे कि जहाँ पे हम कुछ जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करेंगे, इस हिसाब से जो है वो हम हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपका आ जाएगा सबसे पहले तो बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट होता है? जहाँ पे कि सेंट्रल बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकोमोडेशन, मीन्स वो लोन प्रोवाइड करता है टू कमर्शियल बैंक्स, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और ये विदाउट कोलेट्रल होता है, ठीक है। तो बैंक रेट कौन सा होता है? जिसपे आरबीआई जो है वो लेंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और विदाउट कोलेट्रल होता है। वहीं पे जो रेपो रेट होता है, यहाँ पे भी आरबीआई जो है वो ठीक है, यहाँ पे आरबीआई जो है वो लेंड करता है शॉर्ट टर्म सिक्योर, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और ये बैक्ड होता है बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब कि अब यहाँ पे रेपो रेट और बैंक रेट में अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यहाँ पे दोनों में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है, लेकिन ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोलेट्रल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल नहीं होता, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जहाँ पे आरबीआई बोरो करता है, यहाँ पे आरबीआई जो है वो लेंड करता है, यहाँ पे आरबीआई जो है वो बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। और यहाँ पे कुछ भी कोलेटरल वगैरह का मेंशन नहीं है तो आप बिना उसके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जहाँ पे आरबीआई जो है वो मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक्स से, मतलब कभी कभार जो है वो उसके भी जैसे कि टेम्परेरी डेफिशिएट हो गया तो फिर वो जो है वो लोन किससे ले लेता है? कमर्शियल बैंक से। तो अब तक हमने तीन कर लिए हैं, जनरल कंट्रोल्स या फिर आप क्वांटिटेटिव मेजर्स भी बोल सकते हो। दीज आर बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टर्म का डिफरेंस है और कोलेटरल का डिफरेंस है। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट।
फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज़ करती है, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर फॉरेन एक्सचेंज या फिर गोल्ड वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मनी सप्लाई को अगर उसने इंक्रीज करना है, मतलब कि अगर मार्केट में पैसा देना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो परचेज कर लेती है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे अगर उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। मतलब कि मार्केट में पैसा आ जाएगा अगर उसने परचेज कर लिया, मतलब कि उसने पैसा दिया ना, सिक्योरिटीज के लिए पैसा दे दिया, लेकिन अगर उसे जो है वो उसे रिडक्शन करनी है, फिर वो क्या करेगा, सेल कर देगा सिक्योरिटीज को और सारा पैसा अपने पास ले लेगा। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड। फिर उसके बाद आ जाता है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये सीआरआर हमें पता है कि जितनी मिनिमम सर्टेन परसेंटेज जो है वो बैंक्स ने रखनी होती है अपने पास, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। फिर ये होती है विद सेंट्रल बैंक, सॉरी ये होता है सेंट्रल बैंक के लिए, और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है वो अपने पास रखनी होती है, और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो उसने आरबीआई के पास जो है वो डिपॉजिट करवानी होती है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक ने अपने पास रखनी होती है, ठीक है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, चाहे कैश हो, गोल्ड हो या फिर कोई भी अनएनकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो। तो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मीन सीआरआर एंड एसएलआर, एंड बाकी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हम आ जाएंगे अपने क्वालिटेटिव कंट्रोल्स पे, ठीक है, क्वांटिटेटिव हमने कर लिया। तो क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या फिर रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन, या फिर आप अकेला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मार्जिन क्या होता है, जो डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और अमाउंट लेंड बाय दीज बैंक्स। मतलब यहाँ पे आप सिंपल ये कर सकते हो कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आरबीआई जो है वो मिनिमम मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम मार्जिन जो है वो फिक्स कर देता है। और मार्जिन क्या होता है, जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन द मार्केट वैल्यू और जो बैंक्स दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, मतलब जितना पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा इस सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे, मतलब अगर इसको अगेंस्ट दी सिक्योरिटी, मतलब इसके बिहाफ पे अगर आपको कितना लोन मिल जाएगा और कितना उसकी मार्केट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम मार्जिन जो है वो आरबीआई जो है वो फिक्स कर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाता है कि एक्सपैंड क्रेडिट बाय रिड्यूसिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा, इंक्रीजिंग द मार्जिन्स, ठीक है, और एक्सपैंड द क्रेडिट एंड एक्सपैंड क्रेडिट बाय रिड्यूसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब जितना उनको अपने पास कम रखना है उतना ही वो क्रेडिट ज़्यादा दे देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि इतना मार्जिन, यहाँ पे इससे समझ सकते हो कि इतना मार्जिन जो है वो उसको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, कितना उसको, मतलब जो लेंडर है उसको अपने पास रखना पड़ता है। तो जितना कम मार्जिन होगा उतनी जो है वो हम ज़्यादा क्रेडिट को एक्सपैंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट वही होता है कि जहाँ पर कि वो परचेज करके बाद में, ठीक है, ये वही कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि वही बाद में जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कंज्यूमर क्रेडिट हमारा अगर इजीली अवेलेबल है तो हमारी क्या होगी, परचेजेस इजीली होंगी और मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हमारा जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं है कंज्यूमर क्रेडिट, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मनी सप्लाई है वो क्यों कम होगी, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो इतना परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में पैसा, जैसे कहते हैं ना, पैसा सर्कुलेट ही नहीं करेगा। तो 2 पॉइंट्स किए हमने, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड कंज्यूमर क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट, कि डाउन पेमेंट अगर आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, वही है इजीली अवेलेबल का मतलब क्या है कि वही डाउन पेमेंट वाला ही सिस्टम आएगा कि आपने अगर डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा दे रहे हो और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम है, अगर आपको ज़्यादा पहले पैसे देना पड़ रहा है तो वहाँ पे आपकी मनी सप्लाई जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी डाउन पेमेंट जो है वो रिड्यूस होगी तो आपका क्रेडिट जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट रैशनिंग या फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो कोटा फिक्स कर देता है बैंक्स के लिए कि आप इससे ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोन देने लग गए, इजीली लोन मिल जाएगा तो भी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाएगी।
तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे क्रेडिट रैशनिंग में आरबीआई कोटा फिक्स कर देता है, एक लिमिट लगा देता है कि इस लिमिट के ऊपर जो है वो आप नहीं कर सकते, मतलब आप इशू नहीं कर सकते, आप क्रेडिट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिमिट भी लगा दी ना, तो मैक्सिमम सीलिंग भी लगा दी उसने, और साथ ही साथ ये भी हो गया कि आप कितने हद तक दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो वाली चीज़ भी आ जाती है। देन नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो यहाँ पे यही बताता है कि जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है, जो भी उसने इशू किए हुए हैं उनको जो है वो फॉलो करना होता है, लेकिन अगर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है कोई, तो उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेती है टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स एंड इशूज डायरेक्टिव्स टू द कमर्शियल बैंक्स कि आपने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, कुछ रूल्स बना देती है जिससे कि अगर हम उसे प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो क्रेडिट रेगुलेशन हो जाएगी। तो यहीं पे हम अपना चैप्टर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा-सा भी समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको कौन-सा चैप्टर करना है, तो हम उसी के ऊपर वीडियो लेकर के आएँगे। थैंक यू सो मच।